हेलो, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हमने पूरा कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग हमने करा था और उसको अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो अपने पास है आईपीएससी नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ये है नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड अगर देखें तो सबसे पहले अपने ये समझना होगा यहाँ पर कि बाइसाइक्लो कंपाउंड कौन सा होता है, बाइसाइक्लो कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो देखो, बाइसाइक्लो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो रिंग इस तरह से अटैच होगा, दो रिंग एक दूसरे से इस तरह से अटैच होगा कि दोनों रिंग में दो कॉमन कार्बन होना चाहिए। बाइसाइक्लो, साइक्लो मतलब एक रिंग होता है, बाइसाइक्लो मतलब दो रिंग होता है, ट्राइसाइक्लो मतलब तीन रिंग होता है, टेट्रासाइक्लो मतलब चार रिंग होता है। तो बाइसाइक्लो मतलब दो रिंग एक दूसरे से क्या है, अटैच है। तो दो रिंग एक दूसरे से इस तरह से अटैच होना चाहिए कि दोनों में दो कॉमन कार्बन होना चाहिए। देखो, जैसे अपने पास यहाँ पर अगर देखें तो अपने पास अगर देखें यहाँ पर तो एक रिंग अपने पास यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक रिंग ये बन रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर देखें अपने पास तो अपने पास एक रिंग यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है ना। और अगर देखें तो दोनों में ये दोनों कार्बन क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, एक ये रिंग बन रहा है, एक ये रिंग बन रहा है और दोनों में ये दोनों कार्बन क्या है, कॉमन है। तो दो रिंग इस तरह से एक दूसरे से अटैच होना चाहिए कि दोनों रिंग एक दूसरे से इस तरह से अटैच होना चाहिए कि दोनों या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों रिंग एक दूसरे से इस तरह से अटैच होना चाहिए कि दोनों रिंग में दो कॉमन कार्बन हो। या सीधा सीधी एक लाइन में सीधा ये बोल दो, दो रिंग एक दूसरे से दो कॉमन कार्बन से अगर अटैच होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो दो कॉमन कार्बन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। ये जो कॉमन कार्बन होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। जैसे मान लो ये रिंग है, ये रिंग है, यहाँ पर भी देखो ये रिंग 6 कार्बन, ये भी रिंग्स क्या है 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, दोनों में ये दोनों कार्बन क्या है, कॉमन है। तो ये जो अपने पास आ जाएगा ये दोनों कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे। तो दो रिंग दो कॉमन कार्बन से अटैच होता है उसको ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं और इस टाइप के कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे। अब बात ये जाता है कि इसका आईपीएससी नेमिंग के लिए क्या क्या किस बात का अपने को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो अगर इसका आईपीएससी नेमिंग देखना है तो फॉर आईपीएससी नेमिंग सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। और नंबरिंग क्या करना होगा, फ्रॉम एनी वन ब्रिज हेड कार्बन, एनी वन ब्रिज हेड कार्बन टू लॉन्गेस्ट कार्बन रिंग। अब अपने पास अब बाइसाइक्लो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो रिंग दो कॉमन कार्बन से अटैच हो और वही कॉमन कार्बन क्या होता है, ब्रिज हेड कार्बन होता है। अब नंबरिंग क्या करना है, अपने को किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है और नंबरिंग किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करके पहले लॉन्गेस्ट कार्बन रिंग में जाना है और उसके बाद उससे जो छोटा है उसमें जाना, फिर उसके बाद उससे जो छोटा है उसमें जाना होगा। ठीक है ना। नंबरिंग क्या करना है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम एनी वन ब्रिज हेड कार्बन टू लॉन्गेस्ट कार्बन रिंग। तो नंबरिंग इस तरह से करना होगा। तो नंबरिंग एक ब्रिज हेड कार्बन से पहले लॉन्गेस्ट से जाना होगा, फिर उससे छोटा जाना होगा, फिर उससे छोटा जाना होगा। ठीक है ना। अगर मान लो दो रिंग है तो सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट चले जाओ, उसके बाद उससे जो स्मॉलर रिंग है उसमें नंबरिंग करके हम क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना होगा, बाइसाइक्लो लगाओ। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, बाइसाइक्लो लिख दो और फिर क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और उसके बाद यहाँ पे एल्केन होगा तो एल्केन आ जाएगा, एल्किन होगा तो एल्किन हो जाएगा। अब बाइसाइक्लो लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट फिर एल्केन। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में अपने को लिखना होता है नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम वन ब्रिज हेड कार्बन टू अनदर ब्रिज हेड कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अपने को क्या करना होता है, एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरी ब्रिज हेड कार्बन जाना है, एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन जाना है और देखना ये है कि एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन जाने में कितना नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है, उसी को स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को क्या करना होता है, लिख देना होता है और वहां से आईपीएससी नेमिंग क्या हो जाता है, अपने पास बाइसाइक्लो कंपाउंड का आ जाता है। जैसे अपने पास ये देखो एग्जाम्पल है। अब अगर ये एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर अपने पास ये ब्रिज हेड कार्बन, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखते हैं, दोनों कंपाउंड क्या सेम है। ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। नंबरिंग किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से चालू कर सकते हैं, दोनों रिंग का साइज क्या है, सेम है, तो किधर भी पहले जा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
नंबरिंग हमने कर लिया पहले। अब नंबरिंग अगर कर लिया तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि कोई ब्रांचिंग होगा तो उसको पहले लिखेंगे तब बाईसाइक्लो लगाएंगे। अगर कोई ब्रांचिंग को नहीं हो, कोई प्रीफिक्स नहीं हो, तो फिर तो बाईसाइक्लो लो और फिर वहां से नेमिंग करो। तो यहाँ से अगर इसका नेमिंग करने की बात करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। अब देखो ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन हो गया। इस ब्रिज हेड से यहां जाने के लिए अपने पास 3 रास्ता है, एक इधर से जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं और एक इधर से जा सकते हैं। अगर इधर से आ रहे हैं तो 2 मिलेगा, इधर से आ रहे तो 2 मिलेगा और इधर से आ रहे तो 1 मिलेगा। और जब भी एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन हम जाते हैं तो ब्रिज हेड कार्बन को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 इधर मिला, 2 इधर मिला, 1 मिला, और इसको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको सेपरेट करना किससे, डॉट से। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, 2.2.1 और कितने कार्बन अपने पास यहाँ पर 7। ये क्या हो जाएगा अपने पास, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है ना, बाईसाइक्लो हो गया। और यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, 2 2 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन से क्या डिसाइड होगा, वर्ड रूट डिसाइड होगा, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग का बात हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करो, अपने पास ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, अपने को नंबरिंग क्या करना, आप देखो अपने पास यहाँ पर ब्रांचिंग भी है, मतलब प्रीफिक्स भी है, 2 डिग्री प्रीफिक्स भी है और डबल बॉन्ड भी है। और 2 डिग्री प्रीफिक्स और डबल बॉन्ड है तो अपने को किसको प्रेफरेंस देना होगा, पहले डबल बॉन्ड को देना होगा। तो सबसे पहला कोशिश अपने को यहाँ पे ये करना होगा कि एक ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करके डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर पर लिया जाए। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 2 पाएगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो भी 1 2 पाएगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर हम नंबरिंग चालू करेंगे तो 1 2 पर आएगा, और यहाँ से भी चालू करेंगे तो 1 2 पाएगा। तो यहाँ से अगर देखें, लेकिन 2 पर यहाँ पर ब्रोमो अपने को 2 मिल जाएगा और 1 2 3 भी इधर से मिल जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि इसको हम यहाँ से ले लें, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब बाईसाइक्लो लिखने से पहले अपने पास 2 ब्रांचिंग आ गया, एक क्लोरो हो गया और एक क्या हो गया, ब्रोमो हो गया। तो पहले हम ब्रोमो लिख ले, तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हो गया। अब लगा दो यहाँ पर बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो देखो, एक ब्रिज हेड कार्बन से 2 ब्रिज हेड कार्बन, दूसरे ब्रिज हेड कार्बन जाने में 2 2 कार्बन अपने को मिल रहा है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर, 8 है, ऑक्ट, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर, 2 पर, ऑक्ट 2 इन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपने पास क्या आ जाता है, नेमिंग आ जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर भी अगर देखें तो अपने पास 2 ब्रिज हेड कार्बन यहाँ पर। अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो कोशिश ये करना कि एक ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करके, देखो यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करना कंपलसरी है। फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी उससे कोई मतलब नहीं, ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करके, और फंक्शनल ग्रुप का ब्रांचिंग या डबल बॉन्ड होता है तो कोशिश ये करते हैं कि उसको लोएस्ट नंबर पर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ से अपने पास। ठीक है ना, तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाता है। अब इसका नेमिंग करेंगे तो अपने पास देख लें, 1 पर और 7 पर और 7 पर, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ट्राईमिथाइल। ठीक है ना, और बाईसाइक्लो, और इधर 2 इधर 2 इधर 1, तो 2.2.1, और टोटल नंबर कार्बन कितना है यहाँ पर, हेप्ट 2 ऑन, सॉरी हेप्टेन 2 ऑन, क्योंकि ये जो कीटोन है दूसरा पर है। और इसका जो कॉमन नेम है ना, इसको बोलते हैं कैम्फर। कैम्फर मतलब क्या होता है, कपूर बोला जाता है। ये कपूर होता है अपने पास जो घर में यूज करते हैं पूजा पाठ में हम लोग। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है, कैम्फर होता है, जिसको हम कपूर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड का यहाँ पर हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का जब नेमिंग करने जाते हैं सबसे पहले चीज़ क्या ध्यान रखना, सबसे पहला कोशिश ये करें, सबसे पहले ये कोशिश करें कि ब्रिज हेड कार्बन को ढूंढ लें और किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग चालू करें। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है या कोई ब्रांचिंग होता है, कोई डबल बॉन्ड होता है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले प्रेफरेंस तो फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड को और फिर ब्रांचिंग को। तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको लोएस्ट नंबर दिया जाए। वो एक ब्रिज हेड, इस तरह से किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें कि उसको लोएस्ट नंबर दिया जाए।
नंबरिंग जब हम चालू करेंगे तो किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे और किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करने के बाद हम पहले लॉन्गेस्ट कार्बन रिंग में जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके स्मॉलर कार्बन रिंग में नंबरिंग करेंगे। भले फंक्शनल ग्रुप मान लो पहले अपने पास 2 रिंग इस तरह से है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है स्मॉलर रिंग में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले अपने को बिगर रिंग में क्या करना होगा, एक ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करके बिगर रिंग में जाना होगा और फिर वहाँ से क्या आना होगा, स्मॉलर रिंग में आना होगा। तो ये हो जाता है। उसके बाद क्या सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना अपने को, बाइसाइक्लो लिखना, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट में जो एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन में कितना नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है उसको क्या करना, लिख देना, उसके नंबर को लिख देना और उसको एक से अधिक कार्बन का नंबर अगर आता है तो उसको डॉट से सेपरेट करना है और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है ना। तो ये अपने पास कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो बाइसाइक्लो कंपाउंड हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास आ जाता है नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है ना। स्पाइरो कंपाउंड और बाइसाइक्लो में क्या अंतर है, बाइसाइक्लो क्या होता था, 2 रिंग इस तरह से अटैच होता था कि दोनों में 2 कार्बन कॉमन होता था। स्पाइरो में क्या होगा, 2 रिंग इस तरह से अटैच होगा कि दोनों में एक ही कार्बन कॉमन होगा। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे मान लो अपने पास है ये, ठीक है, 2 रिंग एक दूसरे से क्या अटैच है और दोनों में एक ही कार्बन क्या, ये वाला कार्बन क्या कॉमन है, यही जो कार्बन होगा इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्पाइरो कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से जब आईपीएससी नेमिंग अपने को करना है, आईपीएससी नेमिंग करना हो स्पाइरो कंपाउंड का, तो किस बात का ध्यान रखेंगे, पहला नंबरिंग करना होता अपने को और नंबरिंग हमेशा स्पाइरो कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से चालू करना होता है। और यहाँ पर बाइसाइक्लो में क्या होता था, पहले लॉन्गेस्ट लार्जर साइज वाले रिंग में जाना होता था, यहाँ पर क्या होगा, पहले स्मॉलर साइज वाले रिंग में जाना होगा। स्मॉलर साइज वाले मतलब जो अपने पास स्पाइरो कार्बन है उससे जस्ट बगल वाला कार्बन कौन से लेना है, जिस रिंग का साइज क्या हो, कम हो। ठीक है ना। और दोनों रिंग का साइज बराबर हो तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है। तो नंबरिंग के लिए क्या करना होगा, स्पाइरो कार्बन के बगल वाले कार्बन में बगल वाले कार्बन से शुरू करेंगे और शुरू इस तरह से करेंगे कि अपने को पहले कहाँ जाना होगा, स्मॉलर रिंग में जाना होगा, स्मॉलर रिंग। ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद स्पाइरो, उसके बाद फिर से बाइसाइक्लो में बाइसाइक्लो लेते थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पाइरो आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, एल्केन एल्कीन एल्केन जो भी होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, स्पाइरो कार्बन से शुरू करना जाना और फिर वापस से क्या करना, स्पाइरो कार्बन पर आना है। तो उसके दौरान अपने को नंबर ऑफ कार्बन कितना मिला तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं फ्रॉम स्पाइरो कार्बन टू स्पाइरो कार्बन। इसका मतलब क्या होगा हम देखें, स्पाइरो कार्बन टू स्पाइरो कार्बन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पर, वहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब देख लो इसका एग्जांपल देखो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास ये है, ठीक है। अब देख लो ये स्पाइरो कार्बन सबको पता है, ये स्पाइरो कार्बन है। तो अपने को क्या करना है, स्पाइरो कार्बन के बगल वाले कार्बन से नंबरिंग चालू करना है और सबसे पहले स्पाइरो कार्बन के बगल वाले कार्बन वो वाला रिंग लेना जो जिसका साइज क्या हो, स्मॉलर हो। तो यहाँ से देखिए तो ये 3 कार्बन का रिंग और ये 4 कार्बन, इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग अपने को चालू करना होगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है। अब इसका अगर नेम लिखना हो तो सर क्या लिखना होगा, सबसे पहले स्पाइरो, स्क्वायर ब्रैकेट चालू हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये स्पाइरो कार्बन है, यहाँ से घूम जाओ इधर तरफ, यहाँ से वापस से यहाँ आ जाओ, कितने कार्बन मिल रहा है बीच में 2 और वापस से यहाँ से इधर आ जाओ, कितने कार्बन मिल रहा है इधर 3 मिल रहा है। तो अगर देखें तो इसको क्या लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 2.3 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पर 6। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 2 एग्जाम्पल और देख लो। जैसे मान लो अपने पास ये ऐसा हो जाता, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है ना। मान लो इधर मैंने फंक्शन ग्रुप लगा दिया। ठीक है। अब देखो अब क्या करना अपने को, कोशिश ये करना है कि देखो अब फंक्शन ग्रुप इधर है, इसका मतलब नहीं कि हम पहले बिगर रिंग वाले में नंबरिंग चालू कर लेंगे।
वही होगा, एक एस्पायरो कार्बन के बगल वाले कार्बन से स्मॉलर रिंग से नंबरिंग अपने को क्या करना, चालू करना होता है। पहले यहाँ पर स्मॉलर रिंग को प्रेफरेंस मिलता है, जैसे बाइसाइक्लो में पहले लार्जर साइज वाले रिंग को मिलता था, यहाँ पर स्मॉल वाले फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना होगा अपने को, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5। अब तो कोशिश करेंगे इसको लोएस्ट नंबर ली, और यहाँ से चालू कर दे तो 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, इधर नहीं जाके इधर जाएंगे ताकि ये कीटोन जो है ये लोएस्ट नंबर पर जाए, 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से अपने पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो अपने पास क्लोरो उसको लिख लें, तो 2 क्लोरो स्पाइरो, और यहाँ पर देखें 1 2 3 मिल रहा है, 1 2 3 4 मिल रहा है, तो 3.4, और यहाँ से क्या जाएगा अपने पास 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन, और यहाँ पर 5 पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पाइरो कंपाउंड का यहाँ पर नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाता है नेमिंग ऑफ स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड का यहाँ पर कहानी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम कुछ क्या करेंगे, इस तरह से अगर देखा जाए तो नोमेनक्लेचर का टॉपिक हमने, नोमेनक्लेचर टॉपिक को हमने क्या करा, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब इसके बेस पर शुरू से लेकर अभी तक हमने जितने भी सारा कहानी समझा है उसके बेस पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ताकि हर एक टॉपिक एक टॉपिक क्या हो जाए अपने लिए ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमने पिछले क्लास में सारे टॉपिक नोमेनक्लेचर हमने क्या करा, कंप्लीट कर लिया। तब उस जितने भी टॉपिक हमने कंप्लीट करा उसको एक क्या करते हैं, उसके बेस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लिख चलते हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पर कुछ चीज़ें अपन अगर ध्यान रख के चले तो वो सारे दिक्कत वहाँ पर अपने पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने बेसिक, सबसे पहले हमने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, अलग अलग चीज़ें हमने समझा था। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन लेके यहाँ पर चलते हैं, ताकि वो बेसिक चीज़ अपना क्या हो जाए, वहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उसी को हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर सबसे पहले बात किया जाता है कि जैसे हमने पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला लेक्चर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करा था, जो आसानी से हम समझ सकते हैं। फिर हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में समझा था, तो अपने को पता कि सिग्मा और पाई बॉन्ड हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। फिर हमने क्या करा था, डिग्री ऑफ एल्कोहल हमने समझा था, डिग्री ऑफ एल्कोहल हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने देखा था, डिग्री ऑफ एमीन हमने देखा था, ठीक है ना। तो ये सारा कहानी हमने वहाँ पर क्या करा था, समझा था। फिर हमने समझा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अपने पास स्टेरिक नंबर निकालना होता है। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब जो अपने को यहाँ पर बात करना होगा, कुछ बेसिक आइडिया यहाँ पर अगर देखें, जैसे होमोलॉगस सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो अपने पास होमोलॉगस सीरीज अपने पास है, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज हमने पहले बताया था कि किसी भी सीरीज के दो लगातार मेंबर ले लो, किसी भी सीरीज के दो लगातार मेंबर ले लो, और दो लगातार मेंबर में अगर एक CH2 का अंतर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। और हमने ये भी बोला था कि होमोलॉगस सीरीज कभी भी कंपेयर करना हो तो ध्यान रखना, हम सीरीज को चेंज नहीं करते, एक ही सीरीज में दो लगातार मेंबर में कंपेयर करना होगा। दो अलग अलग सीरीज में हम क्या करते हैं, होमोलॉगस सीरीज कभी भी कंपेरिजन नहीं करते हैं। जैसे मान लो अपने पास एल्केन है, तो एल्केन में अगर देखेंगे तो CH4 होता है, C2H6 होता है, C3H8 होता है, C4H10 होता है। इसमें अगर देखोगे तो एक CH2 का अंतर मिलेगा, इसमें भी देखोगे तो एक CH2 का अंतर मिलेगा, इसमें भी देखोगे तो एक CH2 का अंतर मिलेगा। तो किसी भी सीरीज के दो लगातार मेंबर अगर हम लेते हैं तो उसमें एक CH2 का अगर अंतर दिख जाए तो वो क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज होता है। दो लगातार मेंबर लेना होगा, दो लगातार मेंबर लेना होगा, दो लगातार नहीं, ऐसा नहीं कि हम मिथेन ले लिया और यहाँ पर प्रोपेन ले लिया, तो इस दोनों में कंपैरिजन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक CH2 का अंतर नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो CH2 का अंतर हो जाएगा। तो अपने को एक CH2 का अंतर ही देखना होता है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि मिथेन और इथेन क्या होमोलॉगस है, इथेन और प्रोपेन क्या होमोलॉगस है, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज जैसा काम करेगा। उसी तरह मान लो अपने पास एल्कीन है,
तो ये होता है C2H4 होता है, C3H6 होता है, C4H8 होता है। इसमें कितना अंतर है? एक CH2 का। इसमें कितना अंतर है? एक CH2 का। मतलब ये दोनों क्या हो सकता है? होमोलोगस हो सकता है। ये दोनों क्या हो सकता है? होमोलोगस सीरीज हो सकता है। तो किसी भी सीरीज के दो लगातार मेंबर में अगर एक CH2 का अंतर होता है तो होमोलोगस सीरीज होगा। और हमने एक बात और बात करा था, होमोलोगस सीरीज में कभी भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, कभी भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अपने को ये बोलेगा कि अपने पास नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ CH3CH2 NH2। नेक्स्ट मतलब इससे अगला। अब देखो तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और साथ ही साथ ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है। तो हमने क्या बोला था कि एमीन में कभी भी होमोलोगस सीरीज कंपेयर करना हो तो सबसे पहले देख लेना नंबर ऑफ कार्बन कितना है और डिग्री ऑफ एमीन क्या है। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट होमोलोगस पूछा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री को फिक्स रखना, डिग्री ऑफ एमीन को फिक्स रखना, और उसमें एक कार्बन और क्या करना? ऐड कर लेना। तो इसी में अगर एक कार्बन ऐड कर ले, यहाँ ऐड कर लो या यहाँ ऐड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH2 और ये क्या बन जाएगा? NH2। देख लो डिग्री ऑफ एमीन क्या है? सेम है। ये भी अपने पास क्या है? 1 डिग्री एमीन है, और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 3 है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? होमोलोगस सीरीज जैसा यहाँ पर काम करेगा। तो होमोलोगस सीरीज दो लगातार मेंबर में क्या होना चाहिए? एक CH2 का अंतर होना चाहिए। किसी भी सीरीज में 2 लगातार मेंबर ले लो, ठीक है ना, तो वो क्या हो सकता है? होमोलोगस सीरीज जैसा काम करेगा। फंक्शनल ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। और हमने एमीन के केस में बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या होता है? एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जैसा काम करता है। तो इसका मतलब एमीन में कभी भी होमोलोगस सीरीज पता करना हो तो डिग्री ऑफ एमीन क्या होना चाहिए? अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें, ये तो होमोलोगस सीरीज का यहाँ पर अपने पास बात हो गया। होमोलोगस सीरीज के बाद अगर देखें तो अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है किसका? जैसे मान लो अपने की बोला जाए इन आइन फैमिली का थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? हमने क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे ये लिखा हुआ इन आइन फैमिली का थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इन आइन फैमिली का अपने पास इन आइन फैमिली आता है। इन आइन मतलब क्या हुआ? इन आइन का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जैसे अपने पास यहाँ पर लिखा इन आइन मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, और आइन मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक होगा और एक क्या होगा? अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उसका थर्ड मेंबर क्या होगा? तो थर्ड मेंबर के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा? पहला मेंबर खोजना होगा। पहला मेंबर खोजने के बाद हम क्या करेंगे? वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर इन आइन का थर्ड मेंबर यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखो, अब सबसे पहले कोशिश ये करना होगा कि कितने कम से कम कार्बन पर इन आइन क्या हो सकता है? स्टार्ट हो सकता है। देखो अब यहाँ से हो गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसका मतलब अपने पास ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा। देखो हमने कैसे सोचा, अपने को देखना कि एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने बना लिया। तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता, इसका मतलब एक और कार्बन इधर लेना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? अपने पास C4H4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H4। तो ये तो अपने पास इन आइन फैमिली का क्या हो गया? फर्स्ट मेंबर हो गया। इन आइन फैमिली का क्या हो गया? फर्स्ट मेंबर हो गया। और जब भी थर्ड मेंबर बोला जा रहा है इसका मतलब क्या करना है? अगर ये फर्स्ट मेंबर तो सेकेंड मेंबर क्या आएगा? एक CH2 ऐड कर लोगे सेकेंड मेंबर आ जाएगा, 2 CH2 ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? अपने पास थर्ड मेंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सीरीज का कोई भी 2 लगातार मेंबर एक CH2 2 लगातार मेंबर में 1 CH2 का डिफरेंस होता है। तो इसमें अगर 1 CH2 ऐड कर ले क्या बन जाएगा? अपने पास C5H6 और एक और CH2 ऐड कर लो तो ये बन जाएगा C6H8। इसका मतलब ये हुआ कि इन आइन फैमिली का थर्ड मेंबर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? C6H8 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक बेसिक आइडिया हो जाता है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लो ये बोलेगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। मान लो एम अपने पास है यहाँ पर बी, सी, डी, एफ अगर हम बात करें, ठीक है। अपने पूछा जा रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन सा होगा यहाँ पर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग का प्रत्येक मेंबर कार्बन नहीं होगा। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है ना। रिंग का प्रत्येक मेंबर जहाँ पर कार्बन हो। देखो रिंग मतलब क्या हुआ, रिंग बनाने के लिए जो जो एटम क्या हो इन्वॉल्व हो, वही होता है रिंग वाले एटम, ठीक है ना। तो उसी एटम को अपने को देखना कि किसमें हर एक रिंग का हर एक एटम क्या कार्बन नहीं है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर रिंग ये है, ये रिंग का एटम, रिंग का एटम, रिंग का एटम, ये तो रिंग से बाहर हो गया। रिंग से बाहर अपने को मतलब नहीं हेट्रोसाइक्लिक के लिए। तो रिंग का प्रत्येक एटम क्या है, कार्बन है, इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पर नहीं होगा, ये क्या होगा होमोसाइक्लिक। यहाँ पर रिंग कार्बन है, कार्बन यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये क्या हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। यहाँ पर भी ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ये भी हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रिंग के प्रत्येक एटम यहाँ पर क्या है, रिंग का प्रत्येक एटम क्या है, कार्बन है, और यहाँ पर भी रिंग का प्रत्येक एटम है अपने पास क्या है, कार्बन है। तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पर नहीं होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि रिंग का प्रत्येक एटम कार्बन नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हो सकता है अपने पास हेट्रोसाइक्लिक का बात हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कुछ और एग्जाम्पल अपन देखें तो ये होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हम क्या कर सकते हैं यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब एक बात आता अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमने कंडीशन बताया था, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए रिंग का प्रत्येक मेंबर sp2 या sp होना चाहिए, और हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हो किसके बराबर हो, 4n+2 के बराबर हो, ठीक है ना। जहाँ पर n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह से हम देख सकते हैं। देखो ये वाला पॉइंट हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, ठीक है। साइक्लिक देख सकते हो, प्लेनर देख सकते हो, sp2 या sp होना चाहिए रिंग का प्रत्येक मेंबर। हकल्स रूल लगाना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड के पास होना चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी ऊपर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अपने पास एरोमेटिक जैसा काम करेगा। अब यहाँ पर कैसे हो सकता है ये बात, यहाँ से अगर देखें तो जैसे मान लो अपने पास है ये बेंजीन, ठीक है ना। अब देखो ये साइक्लिक है और रिंग का प्रत्येक मेंबर क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला कंडीशन साइक्लिक वाला सेटिस्फाई हो गया और प्लेनर ये भी सेटिस्फाई हो गया। हकल्स रूल चेक करना है। हकल्स रूल चेक करने के लिए देख लो, सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पाई बॉन्ड 3 है और एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब क्या हुआ, कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास, 6 हो गया। अब इसको क्या करो, 4n+2 जो हकल्स इक्वेशन है उसमें क्या करो, 4n+2 = 6 कर दो, और n का वैल्यू अगर अपने पास एक 0 1 2 3 4 करके अगर आ जाता तो इसका मतलब समझ लेना हकल्स रूल को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जितना पाई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 4n+2 के क्या कर लो, इक्वल कर लो। कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड अपने को देखना तो जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 4n+2 के बराबर कर लो, और अगर n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इस तरह से एक पॉजिटिव इंटीजर अपने को मिलते जा रहा है 0 के साथ अगर देखें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हकल्स रूल को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर 2 की इधर शिफ्ट करेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और n का वैल्यू 1 आने का मतलब ये कंपाउंड अपने पास क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। तो एरोमेटिक अपने पास चेक करने का अपने पास क्या होता है, ये तरीका होता है। जैसे मान लो अपने पास है, मान लो ये है, अभी हम इतना करेंगे कि ये लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा,
तो पाई बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस हमने बताया था, कोई भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस पर अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर 6 है, तो 4n+2 = 6, n = 1। इसका मतलब ये देख लो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, हर एक एटम यहाँ पर क्या होगा sp2 यहाँ पर sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और किसी एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज और रेजोनेंस में जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं करते हैं। तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे तो sp2, बाकी सारे कार्बन sp2 है। तो ये क्या कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और 4n+2 को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंपाउंड अपने पास क्या जाता है यहाँ पर एरोमेटिक जैसा काम करता है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में अगर देखोगे, एंटी एरोमेटिक में तो अपने पास ये भी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर के लिए रिंग में प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखो, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहाँ पर, और n का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा। मतलब ये हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4 के मल्टीपल आ जाए, 4 के मल्टीपल मतलब क्या, 4 8 12 16 20 ऐसे करके अगर आ जाता है, बाकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, साइक्लिक हो प्लेनर हो, और पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर 4 के मल्टीपल में आ जाता है तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास ये हो जाए, अगर अपने पास ये देखो साइक्लिक है और रिंग का प्रत्येक मेंबर देखना यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन मिलेगा, और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास, इसके पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड कितना अपने पास 2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये कंपाउंड अपने पास यहाँ से क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक जैसा ये क्या होगा, बात होगा। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ से ये बात आ जाता है। ठीक है, अब एक नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक कुछ नहीं करना, रिंग का कोई भी मेंबर sp3 हो जाए, रिंग का कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो वो उसको एंटी एरोमेटिक भी नहीं बोलना, कभी उसको एरोमेटिक भी कभी नहीं बोलना, आंख बंद कर उसको क्या बोल देना, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। रिंग का कोई भी मेंबर sp3 दिख गया, बस उसको एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं बोलना, उसको क्या बोलना है, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक ही अपने पास क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ यहाँ पर बात होगी। अब कुछ और हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम अपने पास यहाँ पर ये जाता है कि सर रेडिकल को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो रेडिकल को थोड़ा सा हम बात करें तो रेडिकल के लिए कुछ चीज़ अपने को ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ठीक है ना, पहला अपने पास अगर देखें जैसे CH3 है, CH यहाँ पर फ्री बॉन्ड लगा दो और ये CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और यही पर अगर CH3 CH2 ये हो जाती है, क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पे फ्री बॉन्ड है तो आइसोप्रोपाइल, और फर्स्ट पे फ्री बॉन्ड होगा तो नॉर्मल प्रोपाइल। दूसरा अपने पास होता है 4 कार्बन, अगर बात करें, अगर फ्री बॉन्ड फर्स्ट कार्बन होता है इसको नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं। और फ्री बॉन्ड अगर यहाँ पर आ जाए ये यहाँ पर, तो ये देखो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन फ्री बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, सॉरी यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटाइल होगा, 4 कार्बन है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ये देखना, ये 2 डिग्री मत मानना इसको, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन, ये बात सही है, लेकिन 3 कार्बन के रिंग में अगर बीच वाले कार्बन फ्री बॉन्ड होता तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, और पहले वाले को होगा तो नॉर्मल प्रोपाइल। 4 वाले कार्बन में अगर पहले फ्री बॉन्ड होगा तो नॉर्मल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल लगाने के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखना, और अगर दूसरे कार्बन में फ्री बॉन्ड होगा तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। इसमें आप और यहाँ रखेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी में अगर हम ऐसा करके लें और फ्री बॉन्ड यहाँ होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसो ब्यूटाइल बोलते हैं, क्योंकि आइसो वाला ग्रुप ये जैसा हो जाता है। ठीक है ना, ये हमने क्या बोला, 3 कार्बन चेन हो और ये दूसरे नंबर पर मिथाइल, और फ्री बॉन्ड यहाँ हो तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। और इसी में अगर फ्री बॉन्ड अपने पास यहाँ हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या हो जाता है ये अपने पास, टर्सरी ब्यूटाइल। ये देखो ये क्या है अपने पास, 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन पर अगर फ्री बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। और उसी तरह अपने पास आता है अपने पास एक ये फ्री बॉन्ड अगर यहाँ है तो इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटाइल। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल है जो अपने पास ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रख के चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास यहाँ पर आता है जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अपने पास
जैसे हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझा था। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ मोल H2 ऐड करके उसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर ले तो वही क्या होता है, उस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने का अपने पास दो तरीका था। जब स्ट्रक्चर दिया हो तो du बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो du इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइड बाई 2 होता है। du अगर 0 होता है इसका मतलब सारे बॉन्ड सिंगल होगा। du अगर 1 है तो या तो रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकता है या तो डबल बॉन्ड का बात हो सकता है, और du अगर 2 होगा तो क्या हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 रिंग का क्या हो सकता है, बात हो सकता है। ठीक है, एक du का बात हो जाता है। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हो और वहाँ पर du फाइंड करना अपने लिए क्या हो जाता है, गलत होने का बात हो जाता है। कैसे गलत होने की बात हो जाता है, जैसे मान लो अपने को बोला जाए फाइंड du इन ये कंपाउंड, समझना है यहाँ से ये कंपाउंड, इसमें अपने को क्या करना है, du फाइंड करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूवेन बोलते हैं। और अगर देखोगे तो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो अपने पास ये क्यूएन का क्या है, स्ट्रक्चर है। देख लो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन अपने को दिख रहा है यहाँ पर। तो 8 कार्बन अपने पास यहाँ पर है, ठीक है ना। और हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन होगा, हर एक कार्बन पर अपने पास क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। तो ये अपने पास क्या है, क्यूवेन है। तो अब अपने पास du फाइंड करने का तरीका क्या होता है, अपने रूल्स अगर चलें तो du फाइंड करने का अपने पास तरीका होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। जब स्ट्रक्चर दिया हो तो उसके हिसाब से अगर क्यूवेन में हम क्या करें, du फाइंड करने की कोशिश करें तो अपने पास देख लो रिंग कितना दिख रहा है यहाँ पर। देखना एक बार, हाइड्रोजन में हटा देता हूँ ताकि समझना आसान हो। हाइड्रोजन हटा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, ये मान चल रहा अभी। जिसको अगर हम हटाते हैं ठीक है, ये अपने पास क्यूवेन है। देखना ये क्यूवेन है तो अपने पास देख लो रिंग कितना है, एक रिंग, ठीक है ना। इसके सामने वाला जस्ट 2 3 4 5 6। एक बार फिर से इधर एक रिंग ये होगा, देखो एक रिंग ये होगा, ये सामने वाला, इसके जस्ट पीछे इधर से इस साइड से इसके जस्ट सामने कितना हो गया, 4 5 और ये 6। तो उसके हिसाब से अगर देखें इस रूल के हिसाब से तो du कितना होना चाहिए, इसका 6 होना चाहिए, लेकिन जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम दो तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि du इसका 6 नहीं होगा, वो क्या होगा 5 होगा। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो ये होगा C8H8। क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो 8 कार्बन और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, C8H8 होगा। तो वहां से अगर du फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो 9 9 में 4 जाएगा तो ये 5, तो 5 हो जाएगा। एक तो इससे प्रूव कर सकते हो, क्योंकि du हम किसी भी मेथड से फाइंड करें हमेशा क्या आना चाहिए, सबके लिए सेम आना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यूवेन के लिए ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नंबर ऑफ रिंग क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये इसको सही नहीं बता पाता। तो फिर क्या करना होगा, एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लो, उससे du निकालो, एक तरीका हुआ है। दूसरा तरीका फाइंड करने का du क्या होता है अपने पास, कि अगर स्ट्रक्चर दिया और du फाइंड करना हो तो वहाँ पर एक तरीका ये भी होता है कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, इसमें कितना बॉन्ड हम ब्रेक कर लें कि ओपन चेन कंपाउंड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। इसमें कितना बॉन्ड ब्रेक कर लें कि ये क्या हो जाए, ओपन चेन कंपाउंड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। अब देखना कितना बॉन्ड इसमें हम ब्रेक करते हैं, जितना बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और ओपन चेन कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो गया, उतना ही इसके लिए क्या आ जाएगा, du का वैल्यू हो जाएगा। समझना, अब यहाँ पर अगर देखें तो अब बॉन्ड ब्रेक करना है अपने को, तो मान लो ये सबसे पहला बॉन्ड इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पर, तो इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हट गया, ये एक बॉन्ड हुआ, ध्यान समझना, ये भी अटैच था, ये भी अटैच था, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ये ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अभी तो रिंग है ये, यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अभी भी ये रिंग है, यहाँ से देखो 3 बॉन्ड ब्रेक हो गया, अभी भी ये रिंग बचा हुआ है। यहाँ से देख लो
4 बॉन्ड ब्रेक हो गया, अभी भी ये क्या है, रिंग जैसा बना हुआ है। और यहाँ से अगर देखो तो इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो ये 5 बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये देखो अभी ओपन चेन जैसा क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। ये अगर देखें तो ओपन चेन जैसा क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। तो इस कंपाउंड में अगर हमने 5 बॉन्ड ब्रेक करा तो ये क्या हो गया, ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ना कि 6 होगा। ठीक है ना। तो अपने पास क्यूएन था, हमने इसको क्या करा, 5 बॉन्ड ब्रेक जैसे ही करा तो ये पूरी तरह देख लो ओपन चेन कंपाउंड में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो इसलिए इस क्यूएन के लिए अपने पास जो डी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ना कि 6 होगा। ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल चलता है जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रख के कर चलेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो अपने पास बाकी का कहानी बचता है, इसके बाद जो अभी अपने पास अब बचता है वो आईपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बचता है। तो आईपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम क्वेश्चन के बेस पर समझेंगे। इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा। वो क्या होगा, हम कुछ क्वेश्चन लेके सारे कहानी को क्या करने हैं, समझने वाले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे जो जेई एडवांस में पूछा जा चुका है, जेई मेन में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है, एम्स में पूछा जा चुका है। तो सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो वो अपने लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो अगर हम एक बार अच्छे से यहाँ से देखते हैं तो अपना नोमेनक्लेचर का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। लेकिन एक बात ये भी जरूरी है अपने लिए, अगर देखा जाए तो नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता किसी भी एग्जाम में। 1-2 साल करके 3 साल करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी कभी कभी पूछा जाता है। तो हम क्या करें, कोई भी हम ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ें जिससे अपना नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन क्या हो जाए, छूटने का चांस बन जाए। तो इसके बाद जो हम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगले क्लास हम मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। और एक काम और कर सकते हैं आप सब लोग कि जितना अभी हमने करा दिया उसको एक बार क्या करें, अच्छे से रिवाइज कर ले, अच्छे से क्या करें, जो भी याद करने वाला पॉइंट है उसको याद कर ले। और जितना भी नोमेनक्लेचर हमने कराया उस सबको एक बार क्या करें, रफ कॉपी में लिखें और उसको क्या करें, फिर से सॉल्व करके देखें और देखें कितना सही हो कितना गलत हो रहा है। तो इससे रिवाइज करने के बाद जब हम अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वो अपने लिए सॉल्व करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। और जब अगले क्लास में हम जेई एडवांस, नीट, एम्स, जेई मेन का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से पूछा जाता है, कोई ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है। थैंक यू।